हम लोग पहुंचे अमालगमेशन में बेटा, सम्स वाले पेजेस। ये क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं अमालगमेशन में। यहाँ पे आप लोगों को पहले एक बार क्वेश्चन देख लो कैसा होता है। यहाँ पे आपको बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2012 ऑफ हर्षद लिमिटेड एंड प्रवीण लिमिटेड वर एज अंडर। तो ये जो हर्षद लिमिटेड और प्रवीण लिमिटेड है, ये दोनों ओल्ड कंपनीज हैं, दोनों की बैलेंस शीट दी हुई है। और नीचे एडजस्टमेंट्स में लिखा हुआ है, directors of both the companies decided that both the companies should be wound up and a new company Anand Limited be formed to acquire the assets and liabilities of both the companies। ठीक है, पहले ये नाम याद करो, हर्षद, प्रवीण और आनंद। तो यहां से मैं आंसर शुरू करता हूं। ये हमारा आंसर, यहां से हमारा आंसर स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले होता है कैलकुलेशंस फॉर ओल्ड कंपनी 1 हर्षद लिमिटेड। हर्षद लिमिटेड ओल्ड कंपनी 1 है, इसका कैलकुलेशन। फिर इसके साइड में कैलकुलेशंस फॉर ओल्ड कंपनी 2। ओल्ड कंपनी 2 का नाम है प्रवीण लिमिटेड। तो एक हर्षद लिमिटेड है, मैं सारा फॉर्मेट धीरे धीरे समझाते जाऊंगा। एक प्रवीण लिमिटेड है, ओल्ड कंपनी 1 और ओल्ड कंपनी 2। और जो न्यू कंपनी है, न्यू कंपनी मतलब परचेजर। जब भी मैं न्यू कंपनी बोलता हूं मतलब परचेजर, और परचेजिंग कंपनी का नाम है आनंद लिमिटेड। ठीक है, अब मैं फॉर्मेट बताते जा रहा हूं कैसे होता है। सबसे पहले कैलकुलेशंस फॉर हर्षद लिमिटेड होता है। सबसे पहले कैलकुलेशंस फॉर हर्षद लिमिटेड होता है। हर्षद लिमिटेड में पहला स्टेप होता है नेट एसेट्स। हम पूरी देर मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी मैं हम बोलूंगा मतलब न्यू कंपनी, मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी मैं बोलूंगा हम मतलब न्यू कंपनी मतलब आनंद लिमिटेड। तो हर्षद लिमिटेड के जो हमने एसेट्स और लायबिलिटीज खरीदे, यहाँ पे फर्स्ट एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था both the companies should be wound up and a new company Anand Limited be formed to acquire the assets and liabilities। ये मैंने थियरी वाले लेक्चर्स में बताया है, to acquire the assets and liabilities of both the companies। अब क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है तो सॉल्व करने में बहुत देर लगने वाली है, लेकिन जैसे जैसे सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। इसका आंसर बहुत लेंदी होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू अक्वायर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बोथ द कंपनीज। तो नेट एसेट्स में एसेट्स भी आएगा एंड लायबिलिटीज भी आएगा। तो हम लोगों ने हर्षद लिमिटेड के जो भी सारे एसेट्स और लायबिलिटीज खरीदे वो यहाँ पे नेट एसेट्स की कैलकुलेशन में आएगा। इसके बाद स्टेप 2 होता है परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन में 3 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम इन ल्यू ऑफ, दूसरा कॉलम अमाउंट और तीसरा कॉलम मोड और फॉर्म ऑफ पेमेंट। इसका मतलब होता है कि हम लोगों ने, हम मतलब न्यू कंपनी, इसका मतलब होता है कि हम लोगों ने इन ल्यू ऑफ मतलब किसके बदले में, मोड या फॉर्म क्या दिया। हम मतलब न्यू कंपनी, तो हम लोगों ने पुरानी कंपनी की कौन सी लायबिलिटी के सामने या कौन से एसेट के सामने या कौन सी लायबिलिटी के सामने नई कंपनी का कौन सा एसेट या लायबिलिटी हम लोगों ने दिया। तो ये पीसी में आता है कि हमने किसके बदले में क्या दिया। इन ल्यू ऑफ मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हो इन एक्सचेंज ऑफ। इन ल्यू ऑफ मतलब इन एक्सचेंज ऑफ मतलब किसके बदले में क्या दिया। तो क्या चीज के सामने हमने क्या दिया और इसकी अमाउंट क्या थी, ये परचेज कंसिडरेशन में आएगा। इसके बाद तीसरा स्टेप होता है गुडविल और कैपिटल रिजर्व, जो मैं बहुत बार बोलते रहता हूँ, GPN। GPN मतलब गुडविल इक्वल टू पीसी माइनस नेट एसेट्स। तो अगर न्यू कंपनी ने ज्यादा पीसी पे किया है तो न्यू कंपनी का लॉस होगा, उसको गुडविल बोलते हैं। और अगर न्यू कंपनी ने कम पीसी पे किया है तो न्यू कंपनी का प्रॉफिट होगा, उसको कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। तो ये 3 स्टेप्स जैसे ओल्ड कंपनी 1 के लिए हुए, मतलब हर्षद लिमिटेड की जैसे हमने कैलकुलेशन की, वैसे ही सेम कैलकुलेशन हम प्रवीण लिमिटेड की करेंगे। प्रवीण लिमिटेड का नेट एसेट निकालेंगे।
प्रवीण लिमिटेड का नेट एसेट निकालेंगे, मतलब पहले एसेट्स फिर लेस लायबिलिटीज, सेम जैसे हर्षद लिमिटेड का नेट एसेट निकाला। फिर प्रवीण लिमिटेड का भी हम पीसी निकालेंगे, सेम जैसे हर्षद लिमिटेड में था। फिर प्रवीण लिमिटेड में भी गुडविल कैलकुलेट करेंगे, यहाँ गुडविल होगा या कैपिटल रिजर्व होगा, दोनों में से कोई एक चीज होगी, यहाँ गुडविल या कैपिटल रिजर्व। तो प्रवीण लिमिटेड में भी स्टेप 3 होगा, ठीक है। तो दोनों कंपनीज के लिए कैलकुलेशन सेम होती है, दोनों कंपनीज के लिए कैलकुलेशन सारी सेम होती है। ये हो गया हमारा कैलकुलेशन हो गया। स्टेप 1 2 3 हर्षद लिमिटेड का और स्टेप 1 2 3 प्रवीण लिमिटेड का। इसके बाद न्यू कंपनी की भी कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशंस ऑफ न्यू कंपनी। न्यू कंपनी की भी कैलकुलेशंस होती है, उसके अंदर मोस्टली आता है कि न्यू कंपनी ने कितने रिमेनिंग शेयर्स पब्लिक को इश्यू किए, ये आता है। इसको हम लोग बोलते हैं रिमेनिंग शेयर्स इश्यूड टू पब्लिक। मोस्टली ये आता है कि न्यू कंपनी ने कितने रिमेनिंग शेयर्स पब्लिक को इश्यू किए, न्यू कंपनी का ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना था, ये सब न्यू कंपनी की कैलकुलेशंस में ये सब आता है। तो पहले होता है कैलकुलेशंस फॉर ओल्ड कंपनी 1, फिर होता है कैलकुलेशंस फॉर ओल्ड कंपनी 2, कैलकुलेशंस फॉर ओल्ड कंपनी 1, कैलकुलेशंस फॉर ओल्ड कंपनी 2, फिर कैलकुलेशंस फॉर न्यू कंपनी। ये कैलकुलेशन अगर आप लोगों ने सही कर ली तो इसके बाद जो अकाउंटेंसी है, जर्नल एंट्री है, न्यू बैलेंस शीट है, वो सब बहुत इजी हो जाएगा अगर कैलकुलेशन सही और परफेक्ट है तो मैं धीरे धीरे बहुत धीरे शुरू करूंगा, सुनते रहना। हर स्टेप में ऐसा अज्यूम करना कि हम लोग न्यू कंपनी है और हमेशा के जैसे पहले एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। एक बार मैं दोनों की ओल्ड बैलेंस शीट रीड कर लेता हूँ। ये अरशद की ओल्ड बैलेंस शीट सिर्फ रीड कर रहा हूँ। लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, पेटेंट, स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, बैंक, इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, वर्कर्स कॉम्बिनेशन फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल। फिर प्रवीण लिमिटेड में गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, व्हीकल, पेटेंट, स्टॉक, डेटर्स, बैंक, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिटर्स। अब पहले एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे, फिर ओल्ड बैलेंस शीट। फर्स्ट एडजस्टमेंट मैंने रीड कर लिया। सेकंड, ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ आनंद लिमिटेड मतलब न्यू कंपनी बी फिक्स्ड एट ₹12 लाख। इस बात का ध्यान रखना, कभी कभी रुपीज होता है, कभी कभी नंबर ऑफ शेयर्स होता है, तो इस बात का ध्यान रखना कि ये ₹12 लाख है। रुपीज है कि नंबर ऑफ शेयर्स है, उसका ध्यान रखना। ₹12 लाख डिवाइडेड इंटू 12,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, ये ऑथराइज कैपिटल है आनंद लिमिटेड का, ठीक है। अब देखो कैसे लिखते हैं इसको न्यू कंपनी की कैलकुलेशन में लिखेंगे। इसको कैलकुलेशंस फॉर न्यू कंपनी के अंदर लिखेंगे। ऑथराइज कैपिटल था 12 लाख रुपीस, ये ऑथराइज कैपिटल ये था 12 लाख रुपीस डिवाइडेड इनटू 12,000 शेयर्स ऑफ 100 रुपीस ईच, तो ऑथराइज कैपिटल हुआ 12 लाख रुपीस। अब मेरे लिए सबसे ज्यादा काम का है ये 12,000 शेयर्स। ये 12,000 शेयर्स हमको काम आएगा जब हम लोग रिमेनिंग शेयर इश्यूड टू पब्लिक फाइंड आउट करेंगे, तब ये 12,000 शेयर्स बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना 12,000 शेयर्स ऑथराइज्ड कैपिटल है, ऑथराइज कैपिटल है हमारा 12,000 शेयर्स, हमारा मतलब न्यू कंपनी का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इतना भी मैंने आप लोगों को सिखाया है बहुत बार कि ऑथराइज्ड कैपिटल की लाइफ टाइम कोई भी चैप्टर हो, ऑथराइज कैपिटल की
हमेशा नो एंट्री होती है। लाइफ टाइम कोई भी चैप्टर हो, ऑथराइज कैपिटल इज जस्ट इंफॉर्मेशन। ऑथराइज कैपिटल को कभी भी हम लोग कहीं पे भी डेबिट या क्रेडिट नहीं करते हैं, ये जस्ट इंफॉर्मेशन होती है। ओके, इसकी कोई एंट्री नहीं करनी है। फिलहाल तो हम लोगों को वैसे भी कोई एंट्री नहीं करनी है, फिलहाल सिर्फ कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। अब एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गया हमारा, एडजस्टमेंट 2 भी हो गया। अब एडजस्टमेंट 3, हर्षद लिमिटेड टू बी पेड ₹14 लाख एज परचेज कंसिडरेशन। बस आगे नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ये 14 लाख कहाँ लिखना है वो मैं बता देता हूँ। हर्षद लिमिटेड का परचेज कंसिडरेशन 14 लाख है, तो हर्षद लिमिटेड मतलब ओल्ड कंपनी 1, इसके परचेज कंसिडरेशन में जाएंगे और टोटल अमाउंट इसकी लिख देंगे 14 लाख। हर्षद लिमिटेड का टोटल पीसी 14 लाख क्वेश्चन में दिया हुआ है। हर्षद लिमिटेड का टोटल परचेज कंसिडरेशन 14 लाख क्वेश्चन में दिया हुआ है। डन, आगे बढ़ते हैं। मतलब पीसी के टोटल में मैंने 14 लाख लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है 8860 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, वैल्यू टू बी ट्रीटेड एट ₹150 पर शेयर। हर्षद लिमिटेड टू बी पेड ₹14 lakh as purchase consideration, 8860 equity shares of ₹100 value to be treated at ₹150। मतलब ये जो 8860 equity shares है, इनकी फेस वैल्यू 100 है, वो तो ऊपर भी लिखा हुआ था ₹100 फेस वैल्यू है। टू बी ट्रीटेड एट ₹150 पर शेयर, मतलब ₹100 फेस वैल्यू है, ₹150 मार्केट वैल्यू है, तो ₹50 जो डिफरेंस है वो न्यू कंपनी ने प्रीमियम चार्ज किया है, तो ये भी पीसी के अंदर ही आएगा। ये 8860 भी पीसी में ही आएगा। मैं लिख के बताता हूँ कैसे आएगा। हर्षद लिमिटेड के परचेज कंसिडरेशन में, ये जो हर्षद लिमिटेड का परचेज कंसिडरेशन है, इसमें फर्स्ट पॉइंट करके लिखेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स, पुरानी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम लोगों ने, हम मतलब न्यू कंपनी, जब भी मैं हम बोल रहा हूं मतलब न्यू कंपनी, हम लोगों ने इक्विटी शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी दिए, उसमें हमने 8860 शेयर्स दिए ऑफ ₹100 ईच। तो 8860 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ये होता है 886000। अब ये बताया हुआ नहीं था कि ये जो इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी, जो न्यू कंपनी ने इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी दिए, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया, ये बताया हुआ नहीं था ये पुरानी कंपनी की कौन सी लायबिलिटी के सामने दिया। तो अगर बताया हुआ नहीं है तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि पुरानी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को नई कंपनी के इक्विटी शेयर्स मिले। पुरानी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को नई कंपनी के इक्विटी शेयर्स मिले। ओके, अब प्रीमियम चार्ज हुआ है ₹50, तो ये प्रीमियम भी हम ऐसा ही अज्यूम करेंगे कि ये प्रीमियम भी पुरानी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही चार्ज हुआ। यहाँ पे मैं लिखूंगा सिक्योरिटी प्रीमियम, मतलब न्यू कंपनी ने जो अपने शेयर्स दिए हैं 8860 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, क्वेश्चन में लिखा हुआ था टू बी ट्रीटेड एट ₹150 पर शेयर, मतलब ₹100 फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू 150, तो ₹50 हुआ प्रीमियम। अब जो ₹50 प्रीमियम हुआ, ये न्यू कंपनी के लिए प्रॉफिट है, ये न्यू कंपनी के लिए प्रॉफिट है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8860 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹50, तो ये प्रीमियम आ जाएगा 4,43,000। मैं कॉमा लगा रहा हूं, ये प्रीमियम आ जाएगा 4,43,000। तो 8860 शेयर्स ₹100 फेस वैल्यू, इसको बोलेंगे इक्विटी शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी, और न्यू कंपनी ने ₹50 प्रीमियम चार्ज किया, तो 8860 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹50। अब अगर ये बताया हुआ नहीं है क्वेश्चन में कि ये न्यू कंपनी के इक्विटी शेयर्स और न्यू कंपनी ने जो प्रीमियम चार्ज किया, ये कौन सी पुरानी लायबिलिटी के सामने चार्ज किया, वो बताया हुआ नहीं है, तो हम ऐसा ही अज्यूम करेंगे कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी मिले। याद रखना, होल्डर्स मतलब ओल्डर्स,
मतलब ओल्ड कंपनी। होल्डर्स, जहां पे भी मैं बोलूंगा होल्डर्स मतलब ओल्डर्स, मतलब ओल्ड कंपनी के इक्विटी शेयर्स। तो ओल्ड कंपनी के इक्विटी शेयर्स के सामने नई कंपनी के इक्विटी शेयर्स, ओल्ड कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स के से ओल्ड कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स से न्यू कंपनी वाले ने प्रीमियम चार्ज किया। ठीक है, आगे क्वेश्चन में जाते हैं। बहुत सारी बातें सीखोगे बेटा, हर एक एडजस्टमेंट को मैं रूल्स के साथ समझाऊंगा, इसलिए बहुत देर लगेगी और लगनी भी चाहिए, बहुत देर लगनी चाहिए, ताकि मैं हर एडजस्टमेंट के अलग अलग टाइप्स समझाते जाऊं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ये 8860 शेयर्स हो गया ऑफ ₹100 ईच टू बी ट्रीटेड एट ₹150 पर शेयर एंड द बैलेंस परचेज कंसिडरेशन इन कैश। बैलेंस मतलब क्या, टोटल 14 लाख पीसी दिया हुआ था, टोटल पीसी 14 लाख रुपीस दिया हुआ था। बैलेंस अमाउंट इन कैश मतलब जितना भी पीसी में, जितना भी पीसी में डिफरेंस बच गया, तो पीसी में कितना डिफरेंस बच गया वो देखते हैं। तो टोटल पीसी है 14 लाख, 14 लाख में से मैं ये 8,86,000 और 4,43,000 दोनों माइनस कर दूंगा, तो बैलेंस अमाउंट इन कैश आ जाएगा। अब ये फिर से ये नहीं बताया हुआ है कि ये कैश एंड बैंक जो डिफरेंस आएगा वो हम किसको पे करेंगे, ये बताया हुआ नहीं है। तो मैं फिर से यही अज्यूम करूंगा कि ये जो बताया हुआ नहीं है कि डिफरेंस इन कैश एंड बैंक वो हमने किसको पे किया, वो बताया हुआ नहीं है, तो ये भी हम पुरानी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करें, जितना यहाँ पे डिफरेंस आएगा वो। अब ये डिफरेंस कैसे निकालेंगे, इक्वल टू 14 लाख माइनस 8,86,000 माइनस 4,43,000, मतलब 14 लाख में थे 8,86,000 और 4,43,000 दोनों मैंने माइनस कर दिए, तो डिफरेंस आया 71,000। ये 71,000 हम कैश एंड बैंक पे करेंगे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है बैलेंस इन कैश एंड बैंक। तो ये डिफरेंस आया हमारा 71,000, कैसे आया, 14 लाख माइनस 8,86,000 माइनस 4,43,000, तो बाकी बचा 71,000। ये न्यू कंपनी ने कैश एंड बैंक पे किया, किसको पे किया वो बताया हुआ नहीं है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे किया। ये हमारी पीसी की सारी कैलकुलेशन हो गई। अब याद करो थियरी वाले पेजेस, मैंने बोला था कि अगर पीसी की सारी अमाउंट्स दी हुई है 1 2 3, पीसी की सारी अमाउंट्स अगर हमको मालूम है तो मेरे स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट होते हैं। अगर थियरी वाले पेजेस याद हैं तो आप ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंट हो जाओगे, रूल्स अगर याद हैं तो। अगर आपको याद है कि पीसी की सारी अमाउंट्स दी हुई हो, तो क्वेश्चन रीड करने से पहले आप अभी से ही बता सकते हो कि एडजस्टमेंट्स में कहीं पे भी गुडविल की न्यू वैल्यू नहीं दी होगी, क्योंकि पीसी दिया हुआ है तो गुडविल नहीं दिया होगा, वाइस वर्सा। पीसी दिया हुआ है तो गुडविल की न्यू वैल्यू नहीं दी होगी, मैं न्यू वैल्यू की बात कर रहा हूं जो एडजस्टमेंट्स में होती है। तो इसका मतलब ये कि इस क्वेश्चन में गुडविल हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। पीसी दिया हुआ है ना, पीसी की सारी अमाउंट दी हुई है ना, तो गुडविल नहीं दिया होगा। अब गुडविल भी आ सकता है, कैपिटल रिजर्व भी आ सकता है, डिपेंड्स जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। आगे एडजस्टमेंट नंबर 3 हो गया। 4, प्रवीण लिमिटेड टू बी पेड 1,85,000 एज परचेज कंसिडरेशन। बस 1,85,000 प्रवीण का पीसी, ये परचेज कंसिडरेशन राइट साइड वाला जो कॉलम है ये प्रवीण का कॉलम है। 1,85,000 ये प्रवीण लिमिटेड का पीसी, टोटल पीसी 1,85,000 प्रवीण लिमिटेड का परचेज कंसिडरेशन 1,85,000, ये प्रवीण लिमिटेड का टोटल परचेज कंसिडरेशन दिया हुआ है। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। फिर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में जाते हैं। Praveen Limited to be paid 1,85,000 as purchase consideration, 1,140 equity shares of 100 value to be treated at ₹150 per share. 1,140 into 100 ये फेस वैल्यू होगा और 1,140 into 50 50 रुपए ये प्रीमियम होगा एंड द बैलेंस परचेज कंसिडरेशन इन कैश। ठीक है, ये याद करो सिर्फ 1,140।
बाकी सब कुछ सेम है हर्षद के जैसा हर्षद की कैलकुलेशन थी वैसा प्रवीण की कैलकुलेशन है, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स है 1140। मैं एक बार फिर से कंफर्म करता हूं कि नंबर ऑफ शेयर्स मैंने सही रीड किया 1140, ये रहा 1140, तो मैंने सही रीड किया था 1140। अब मैं आंसर में जाऊंगा और जैसा सेम हर्षद का कैलकुलेशन था ये सेम मैं कॉपी पेस्ट करूंगा प्रवीण में, ये सेम कैलकुलेशन प्रवीण लिमिटेड में कॉपी करते हैं, सिर्फ अमाउंट्स चेंज हो जाएंगी, ऑब्वियसली अमाउंट्स चेंज होंगी। ये प्रवीण लिमिटेड का पीसी 1140 याद रखना, ये अमाउंट चेंज हो जाएंगे, ये अमाउंट और ये अमाउंट चेंज हो जाएगी। अब इक्विटी शेयर्स थे 1140, तो यहाँ पे हो जाएगा 1140 इंटू 100, 1140 इंटू 100, प्रीमियम हो जाएगा 1140 इंटू 50, 1140 इंटू 50, तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा इक्वल टू 1140 मल्टीप्लाई बाय 100, 1,14,000, प्रीमियम हो जाएगा 1140 इंटू 50 रुपए 57,000, और ये 14,000 ऑटोमेटिकली आ गया क्योंकि मेरा फॉर्मूला पुटअप किया हुआ था, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, तो मेरा फॉर्मूला पुटअप किया हुआ था 1,85,000 में थे 1,85,000 में थे, ये 1,14,000 और 57,000 दोनों माइनस हो जाएंगे, तो बाकी बचेगा 14,000 बैलेंस अमाउंट इन कैश। ये पीसी हो गया प्रवीण लिमिटेड का, दोनों का परचेज कंसिडरेशन कंप्लीट हो गया। इसमें भी प्रवीण लिमिटेड में भी पीसी की सारी अमाउंट्स दी हुई है, तो इसमें भी वही बात है कि गुडविल या कैपिटल रिजर्व नहीं दिया हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, अब आपको और क्लियरली दिखेगा सब कुछ। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम लोग पहुंचे एडजस्टमेंट नंबर 1 2 3 4 हो गया 5। एडजस्टमेंट नंबर 5 में लिखा हुआ है हर्षद लिमिटेड एंड प्रवीण लिमिटेड शल रिटेन कैश विद बैंक, मतलब हर्षद लिमिटेड और प्रवीण लिमिटेड शल रिटेन मतलब अपनी चीज अपने पास ही रखना, कैश विद बैंक। मैं धीरे धीरे इसकी मीनिंग बता देता हूं। ये हर्षद लिमिटेड का बैंक बैलेंस है, एक मिनट, ये हर्षद लिमिटेड का बैंक बैलेंस है और ये प्रवीण लिमिटेड का बैंक बैलेंस है। अब क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ होता है कि ओल्ड कंपनी का बैंक बैलेंस या कोई भी एसेट शल रिटेन मतलब ये जो हर्षद लिमिटेड का बैंक बैलेंस है 1 लाख और ये जो प्रवीण लिमिटेड का बैंक बैलेंस है 23,500, ये दोनों ओल्ड कंपनीज अपना अपना बैंक बैलेंस अपने पास ही रखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यू कंपनी है वो दोनों का बैंक बैलेंस नहीं लेके गई, नॉट टेकन ओवर। दोनों का बैंक बैलेंस न्यू कंपनी नहीं लेके गई, तो मैं इसको धीरे धीरे लिखना समझाता हूं कि कैसे लिखेंगे। ये 1 लाख है और ये 23,500 है, सुनते रहो। मैं नेट एसेट्स में जाऊंगा, यहां पे मैं लिखूंगा हर्षद का जो बैंक बैलेंस था एक्चुअली 1 लाख था, एक्चुअली बैंक बैलेंस 1 लाख था, बट ये नॉट टेकन ओवर है, नॉट टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी, नॉट टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी। तो एक्चुअली ये 1 लाख था बट नॉट टेकन ओवर है, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बैंक बैलेंस है 1 लाख हर्षद लिमिटेड का, लेकिन ये नॉट टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी है, तो नेट एसेट्स में ये 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, और उसी तरह प्रवीण लिमिटेड का बैंक बैलेंस है 23,500,
बट क्योंकि ये नॉट टेकन ओवर है, पुरानी कंपनी अपने पास रिटेन करेगी, मतलब न्यू कंपनी नहीं लेके जाएगी। तो प्रवीण लिमिटेड का है 23,500। प्रवीण लिमिटेड का बैंक बैलेंस है 23,500। ये न्यू कंपनी नहीं लेके गई 23,500 रुपीज, तो ये आउटर कॉलम में 0 हो जाएगा। डन, ठीक है, दोनों मैंने 0 कर दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये याद रखना, नॉट टेकन ओवर, जब हम लोग ओल्ड कंपनी के अकाउंट्स बनाते हैं, अगर आपने थियरी वाले पेज तो आपको अच्छी तरह याद हो, तो सेट 2 ओल्ड कंपनी के अकाउंट्स में सेट 2 होता है कि उन सब चीजों का अकाउंट बनाओ जो सारे एसेट्स और लायबिलिटीज न्यू कंपनी नहीं लेके गई है, उन सब का अकाउंट बनाओ। तो जितना रूल्स याद रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा। नेक्स्ट, तो मैंने नेट एसेट में दोनों को 0 कर दिया। आगे 6th पॉइंट, आनंद लिमिटेड issued remaining equity shares at rupees 150 per share and were fully paid up। अब देखो ये आ गया रिमेनिंग शेयर्स जो मैं बोल रहा था। आनंद लिमिटेड ने रिमेनिंग शेयर्स पब्लिक को इश्यू कर दिए, तो आप लोगों को रिमेनिंग शेयर्स कैलकुलेट करने आना चाहिए। रिमेनिंग इक्विटी शेयर्स पब्लिक को इश्यू कर दिए एट रुपीज 150 पर शेयर। अब मैं आपको रिमेनिंग कैलकुलेट करने बताता हूँ कि रिमेनिंग कैसे निकालते हैं। देखो, आपको याद होगा न्यू कंपनी के कैलकुलेशन में हमने लिखा था ऑथराइज्ड शेयर्स 12,000 शेयर्स हैं, 12,000 शेयर्स ऑथराइज्ड हैं। तो रिमेनिंग कैसे निकालते हैं, जो 12,000 शेयर्स ऑथराइज कैपिटल था उसमें दे माइनस न्यू कंपनी के टोटल ऑथराइज कैपिटल 12,000 शेयर्स हैं। उस 12,000 ऑथराइज शेयर्स में दे, ऑथराइज कैपिटल में दे 8860 शेयर्स दे दिए हर्षद लिमिटेड कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को, मतलब 8860 शेयर्स न्यू कंपनी ने दे दिए ओल्ड कंपनी 1 को, एंड 1140 शेयर्स न्यू कंपनी ने दे दिए ओल्ड कंपनी 2 को। तो 8860 और 1160, सॉरी 8860 और 1140, 8860 और 1140, ये हो जाएगा माइनस। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 12,000 शेयर्स माइनस 8860 शेयर्स माइनस 1140 शेयर्स। तो रिमेनिंग शेयर्स आएगा 2000 शेयर्स, रिमेनिंग 2000 शेयर्स आएगा। ये जो रिमेनिंग 2000 शेयर्स आए ये न्यू कंपनी ने पब्लिक को इश्यू किए। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन में कंफर्म करता हूं कि 8860 और 1140 सही है कि नहीं, मैं कंफर्म कर रहा था। तो 8860 और 1140, ठीक है। तो न्यू कंपनी के टोटल शेयर्स थे 12,000 शेयर्स, उसमें दे 8860 और 1140 हर्षद और प्रवीण को दे दिए। रिमेनिंग शेयर्स आया 2000 शेयर्स। इसकी एक जर्नल एंट्री होती है, वैसे तो मेरे को इसको डायरेक्टली जर्नल एंट्रीज में ही लिखना चाहिए, न्यू कंपनी की जर्नल एंट्रीज में, बट यहाँ पे मैं लिख के बता दूं। जब भी हम लोग इक्विटी शेयर इश्यू करते हैं पब्लिक को, तो जर्नल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट तो सिक्योरिटी प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, एक ही बात है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बैंक में आएगा जो 2000 शेयर्स हमने इश्यू किए मल्टीप्लाई बाय 150 रुपीज का एक, इतना पैसा बैंक में आएगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल में आएगा 2000 शेयर्स पे 100 रुपए का एक, और टू प्रीमियम में आएगा 2000 शेयर्स पे 50 रुपए पर शेयर। तो डेबिट में आएगा डेबिट में आएगा 2000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 150 रुपीज, ये 3 लाख रुपए होता है। क्रेडिट में आएगा 2000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 100 रुपए, ये 2 लाख होगा। और क्रेडिट में आएगा 2000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 50 रुपए, 1 लाख। तो बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख,
बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख। इसको बोलते हैं रिमेनिंग शेयर इश्यूड टू पब्लिक। इसलिए मैं आप लोगों को ये सब लिखने के लिए इंसिस्ट कर रहा था कि ऑथराइज कैपिटल कितना है वो लिखो, रिमेनिंग शेयर्स कितना है वो लिखो, क्योंकि ऑथराइज सही आएगा तो ही रिमेनिंग शेयर्स सही आएगा, रिमेनिंग शेयर्स सही आएगा तो ही ये जर्नल एंट्री हो पाएगी, ये जर्नल एंट्री हो पाएगी तो ही न्यू कंपनी की जर्नल एंट्रीज और न्यू कंपनी की बैलेंस शीट वो सब सही होगा। तो क्या फॉर्मेट पहले से बनाया हुआ होता है तो मजा आता है। आगे कौन सी एडजस्टमेंट तक हो गया हमारा? 6th एडजस्टमेंट तक हो गया, अभी 7th एडजस्टमेंट। द लिक्विडेशन एक्सपेंसेस ऑफ हर्षद लिमिटेड एंड प्रवीण लिमिटेड अमाउंटेड टू 5,000 and 3,000 रेस्पेक्टिवली। ये हर्षद लिमिटेड और प्रवीण लिमिटेड के लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हैं। थियरी वाले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था लिक्विडेशन एक्सपेंसेस या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एक ही बात होती है। ये खर्चे पुरानी कंपनी के हैं, हर्षद और प्रवीण के। किसने पे किया वो बताया हुआ नहीं है, और मैंने थियरी वाले लेक्चर्स में भी बताया पुरानी कंपनी के एक्सपेंसेस जो पे करेगा वो एंट्री करेगा, जो पे करेगा वो एंट्री करेगा। यहाँ पे बताया हुआ नहीं है कि पे किसने किया, तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि पुरानी कंपनी के खर्चे हैं तो पुरानी कंपनी वाला ही पे करेगा और रिकॉर्ड भी पुरानी कंपनी वाला ही करेगा। ठीक है, इसको फिलहाल मैं एक जगह पे नोट करके रख देता हूं। अमाउंट याद कर लो 5,000 और 3,000। इसको मैं ओल्ड कंपनी में एक जगह पे नोट कर देता हूं। ये ओल्ड कंपनी 1 और 2, स्टेप 1 2 3, यहां पे मैं इसको नोट कर देता हूं क्योंकि ये हमको लिखना है बाद में रियलाइजेशन अकाउंट में जब हम ओल्ड कंपनी के अकाउंट्स बनाएंगे। तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस जो है 5,000 और 3,000, इसमें बताया हुआ नहीं है कि किसने पे किया। तो ओल्ड कंपनी 1 का 5,000 है, ये ओल्ड कंपनी वाला 1 ही रिकॉर्ड करेगा इन द बुक्स ऑफ ओल्ड 1। ओल्ड 1 मतलब हर्षद लिमिटेड, और वो एंट्री करेगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट to cash and bank account. Realization account debit 5,000 to cash and bank account 5,000। तो जो पे करेगा वही एंट्री करेगा। यहाँ पे बताया हुआ नहीं है कि किसने पे किया, तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि जिसका खर्चा है वही पे करेगा। हर्षद का खर्चा है तो हर्षद ही पे करेगा, और प्रवीण लिमिटेड में है 3,000। मैं पहले कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ये सारा। प्रवीण लिमिटेड में है 3,000, तो यहाँ पे जर्नल एंट्री होगी इन द बुक्स ऑफ प्रवीण लिमिटेड। या जितना नीट एंड क्लीन कैलकुलेशन होगा उतना अच्छी तरीके से अकाउंट्स हमारे बनेंगे। 3,000 रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। ठीक है, और यही अगर पुरानी कंपनी के एक्सपेंसेस अगर न्यू कंपनी वाला पे करता है तो न्यू कंपनी वाला एंट्री करेगा। तो जब पुरानी कंपनी के एक्सपेंसेस अगर न्यू कंपनी वाला पे करता है तो न्यू कंपनी की बुक्स में एंट्री होगी। न्यू कंपनी की बुक्स में एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, उसमें हो जाएगा 8,000। तो जो पे करेगा वो एंट्री करेगा। कुछ बताया हुआ नहीं है तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि ओल्ड कंपनी के एक्सपेंसेस ओल्ड कंपनी वाला ही पे करेगा। ये मैंने कहीं पे लिखाया नहीं है, नोट कर लेना कि इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, if no information is given, then the expenses of old company will be paid by old company। मतलब ओल्ड कंपनी के खर्चे ओल्ड कंपनी वाला ही पे करेगा। ये थियरी वाले पेजेस में रूल लिख देना, इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन। ठीक है, आगे नेक्स्ट। इसके बाद हम लोग पहुंचे, हाँ अभी तक मैंने अकाउंटेंसी तो शुरू ही नहीं की है, मेरे को मालूम है बहुत देर लगेगी। अभी तक तो मैंने सिर्फ 7 एडजस्टमेंट बताए हैं,
ये जो भी लिखा है प्रिपेयर, यहां से लेकर यहां तक जितना इन लोगों ने पूछा है हम उससे ज्यादा ही बना देंगे। ये जो प्रिपेयर लिखा है ना, ये मैं अभी जानबूझ के रीड नहीं करता हूं। जब मैं सारी अकाउंटेंसी बता दूंगा उसके बाद ये प्रिपेयर वाला पैराग्राफ बाद में रीड करूंगा, अभी नहीं। ओके, तो एडजस्टमेंट्स सातों मैंने बता दिए। अभी हर्षद लिमिटेड की ओल्ड बैलेंस शीट को सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे थियरी वाले पेजेस में मैंने लिस्ट ABCD बताया है, उसके हिसाब से मैं बताऊंगा कि ये ओल्ड बैलेंस शीट में जो एसेट्स और लायबिलिटीज दिए हुए हैं उसमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है। लिस्ट ABCD को फॉलो करना है। एडजस्टमेंट में सिर्फ बैंक बैलेंस के बारे में बताया हुआ था, नॉट टेकन ओवर। बाकी सारे जो एसेट्स और लायबिलिटीज हैं उसमें क्या लेना है क्या नहीं मैं बता देता हूं। ये वीडियो आधे मिनट में कंप्लीट होने वाला है, नेक्स्ट वीडियो में लिख के भी बताऊंगा। अभी आधे मिनट में जितना हो पाया मैं बता देता हूँ। लैंड एंड बिल्डिंग लेते हैं, मशीनरी लेते हैं, फर्नीचर लेते हैं, सेम वैल्यू ही लेंगे नेट एसेट्स में। पेटेंट लेंगे, याद रखना, पेटेंट्स लेंगे, स्टॉक लेंगे, डेटर्स लेंगे, बिल रिसीवेबल लेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं, जनरल रिजर्व नहीं, वर्कर्स कॉम्पेंसेशन फंड नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, क्रेडिटर्स लेंगे, बिल्स पेबल लेंगे। बस मीटिंग कंप्लीट हो जाएगी, मैं लिख के बताऊंगा नेक्स्ट मीटिंग में। गुडविल नहीं, ओल्ड गुडविल नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग हाँ, व्हीकल हाँ, पेटेंट्स भी हाँ, स्टॉक भी हाँ, डेटर्स भी हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल